और पूरे शहर में एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल है इट इज़ ए नॉट लाइसेंस टू योर इक्विटल, यानी कि ये आपके अपराध मुक्त होने की कोई गारंटी नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया होने के कारण थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस का कोई कॉज नया इसमें क्रिएट कर दिया यदि कंप्लेनेंट साइड में, तो बेल रिजेक्ट भी हो सकती है और बेल की अपील में बहुत गुंजाइश है कि ये बेल कैंसलेशन की तरफ चला जाए। तो इसको इक्विटल कहीं ना समझा जाए कि ये सत्य की जीत है या ये हमारे इनोसेंस होने का कोई प्रमाण पत्र है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड प्रोसिक्यूशन की जो खामियां हैं फ़िलहाल उसी का एक्यूज्ड को एक लाभ मिला है। तो सीआरपीसी में और कोर्ट प्रोसीडिंग में एक वेल सेटल फैक्टर है कि जेल इज नॉट रूल बट बेल इज गारंटी टू एवरी सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी इट कंसर्न डायरेक्टली टू द लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जो आपकी आज़ादी है और जो जीवन जीने का अधिकार है उससे सीधा आपकी बेल को जोड़ के कानून देखता है। और जब एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट की बात आती है, यानी कि कोई भी वेल फाउंडेड पर्सन अमंग सोसाइटी, अगर जिसकी जड़ें समाज में कोई अच्छे से स्थापित व्यक्ति जिसके कहीं भी गायब होने के या न्याय प्रक्रिया से सहयोग न करने के कोई भी फैक्टर इस तरह के ना हो, कोई गुंजाइश ना हो, तो उसी ग्राउंड पे जो बेल है, बेल एक प्री फैक्टर भी है जो पुलिस के चालान रिपोर्ट के बाद एक कोर्ट प्रोसीडिंग को एक नियमित तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए बेल एक थ्रेशोल्ड यानी कि पहली वो स्टेज है। लेकिन एक रेमेडी और हमारे लॉ में दी गई है, यानी कि 438 एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल का बेस है एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, जहां आपको मजबूत संभावनाएं नज़र आएँ कि कहीं ना कहीं आपको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और आपकी लाइफ एंड लिबर्टी दोनों ही इन डेंजर हैं और कहीं ना कहीं एब्यूज प्रोसेस का आप शिकार हो रहे हैं। तो मात्र एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट तो आपको वो एक्सेप्शनल अपना मैटर साबित करना पड़ता है न्यायालय के सामने और आपको एक प्री बेल मिल जाते हैं, यानी कि अरेस्ट से पहले डायरेक्शंस भी मिल सकती हैं और आपको बेल भी मिल सकती है। तो इसी तरह का मामला आपने देखा होगा, पिछले दिनों बहादुरगढ़ में एक पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा चला था जगदीश नंबरदार का, जिस तरह का सुसाइड केस था। उसके बाद जो प्राइम एक्यूज थे उसमें पूर्व विधायक नफे सिंह राठी, उनके एक रिश्तेदार अजय और उनका एक 4-5 लोगों को उसमें एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई और सुसाइड की जो ऑडियो वायरल हुई उसके तुरंत अगले दिन पुलिस ने उस पर एक रोज़ रपटनामे में भी ये इंसिडेंट दर्ज की गई और इसी के बिहाफ पे उन एक्यूज्ड को जहां एप्रीहेंशन लग रही थी कि हमें अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो मरने वाला डिसीज था वो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी बीजेपी से कंसर्न था और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर मांगेराम के वो सुपुत्र थे। उनके लड़के खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। तो क्या इस जो फाइल बेल एप्लीकेशन 115 जो एडिशनल सेशन जज माननीय न्यायालय फखरुद्दीन जज्जर के समक्ष जब ये मामला आया, इस पर लगातार 2 दिन बहस चलती हैं और जो एक्यूज साइड से सिर्फ एक लॉयर इसको रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रिटी के साथ और प्रोसिक्यूशंस के जो लॉयर होते हैं और मल्टीपल लॉयर्स उन्होंने इसमें हायर किए, यानी कि रोहतक से उन्होंने आरएस दलाल क्रिमिनल्स लॉयर उनको भी वहाँ पे हायर करके बुलाया और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लॉयर्स थी, उनका बेनिफिट जो इंटीग्रिटी के साथ एक लॉयर लड़ रहा था उनको वो मिला और कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशंस की कुछ खामियां रही और पूरे शहर में एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल है इट इज़ ए नॉट लाइसेंस टू योर इक्विटल, यानी कि ये आपके अपराध मुक्त होने की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये लॉ की एक मैंडेटरी सिचुएशंस है। हाँ, ये जो रेमेडी एक्यूज ने ली ये एक प्रोएक्टिव स्टेप कह सकते हैं इसको, और कुछ दिनों तक वे अंडरग्राउंड रहे
और आज वही तगाजा है कि उनकी जो डायरेक्शन है 438 की रूल्स 2 में दी गई है, जिसमें पासपोर्ट उनके जब्त कर लिए गए हैं और उनको शहर या देश छोड़ने की कोई आज़ादी नहीं है। और जो इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स है उनको तुरंत उनके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की डायरेक्शंस हैं, चूँकि वे एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनके विधायक भी विधानसभा में हैं, तो उनको मशीनरी पे यानी कि जो पुलिस और जो जांच है उस पर कोई वो प्रभाव नहीं डालेंगे, ये भी उनसे एक कंडीशन उसमें लगाई गई है। तो बेल एक स्टार्ट है एक फेयर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, इक्विटल की कोई गारंटी नहीं है। तो इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मांगेराम के घर में जो मृतक के बेटे जो खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और उनके चाचा सतीश ने एक 7-8 FIR का एक पुलंदा रखा। उन्होंने एक मोडस ऑपरेंडाई भी रखी कि किस तरह जैसे नरसिम्हा मूवी में जैसे बाप जी की इमेज दिखाई गई है, एक मसल्स माफिया की, एक गैंगस्टर टाइप की एक इमेज उनकी रखने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियों से हम झूठी FIR या इस एक्यूज जो जिन्होंने हम प्रताड़ना एक्सटॉर्शन किया है हमारा, जिनकी वजह से हमारे घर के सदस्य ने अपना जीवन खोया है, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि हमारी प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्त दस्तक करके हमारी प्रॉपर्टी हथियार ली गई और अब हमारे घर पे अतिक्रमण की तैयारी थी। तो वो हालात उन्होंने पूरा FIR का एक पुलंदा रखा, पहले के केसों का हवाला दिया गया, लेकिन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ये वेल सेटल लॉ है कि जो प्रीवियस इंसिडेंट या प्रीवियस कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड होता है वो कोई मायने नहीं रखता और इसमें कहाँ क्या चूक हुई हम उस फाइल का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस उन लोगों के लिए है जो थोड़ी बहुत लॉ की समझ रखते हैं कि लॉ सेंटिमेंट से नहीं चलता, यानी कि एक भी बेगुनाह किसी को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए आपको 99 गुनाहगार छोड़ने पड़ जाएं। तो उसी सिद्धांत पे ये ट्रायल हुई है, इसके क्या मायने हैं, कहाँ चूक रही, हम सीधा उस पॉइंट्स पे आते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें जज साहब ने 7 पेज का एक डिटेल फैसला दिया। उस फैसले में उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि नो सोर्स ऑफ IP एड्रेस, यानी कि जो ऑडियो वायरल हुई थी वो जगदीश जो मृतक थे उनके फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं हुई, ना ही फ़ोन में कोई सबूत ऐसा मिला कि इसी फ़ोन से रिकॉर्ड हुई है, वो किसी अन्य फ़ोन से रिकॉर्ड की गई थी। और जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम थी, यानी कि जो 26 तारीख को जो ये ऑडियो वायरल हुई, 27 को इस पे पुलिस ने संज्ञान लिया और मृतक ने 11 जनवरी को सुसाइड की। इन बिटवीन जिस पीरियड के क्या ये मरने से तुरंत पहले थी या बहुत पहले से किसी ने रिकॉर्ड के रखी गई, या इसके पीछे मंशा है रूलिंग पार्टी की कि एक संभावना जो दिखाई है यहाँ पे एक्यूज ने कि मैं एक्स MLA भी रहा हूँ और मेरी छवि को प्रभावित करने के लिए इन्होंने मेरे पे इस तरह के आक्षेप लगाए हैं। लेकिन एक विदित है कि जैसे 26 तारीख को कंसर्न SHO के पास जाता है कि ऑडियो वायरल हुई है और यहाँ पे थ्रेट है, हैरेसमेंट है, एक्सटॉर्शन है, तो तुरंत एक राइडर वहाँ नियुक्त किया जाता है और परनाला रोड पे एक दुकान जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के एंगल से थे उसके जो भी कंसर्न रिकॉर्ड थे, म्यूटेशन किसके नाम गई, और अजय जो उनके भांजे थे एक्स MLA के, उनकी माँ के नाम से वो प्रॉपर्टी उन परिवार के साथ हुई, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि फोर्सेबल कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट डिसीज ने मरते वक्त बताया है। और इसको जो ऑडियो को कोर्ट ने एक सुसाइड नोट के उसमें कैटेगरी में नहीं रखा, उसको नहीं रखने के कारण है कि जैसे ही ऑडियो वायरल हुई है उसके इन्वेस्टिगेशन के एक चांसेज आए थे कि पुलिस में वहाँ उस मैटर की कंप्लेंट दी गई थी, अजय की तरफ से कंप्लेंट हुई थी कि कहीं ना कहीं मेरी इमेज टार्निशिंग करने के लिए मैं 1 साल से इनसे मैं मिला भी नहीं हूँ, मेरे नाम से ये ऑडियो वायरल हुई है तो उसकी जांच की जाए। लेकिन एक जो डिसीज था मरने वाले ने कहा कि मैं अपने बेटे लॉयर से सलाह लेके मैं इसमें आगे कुछ स्टेप लूँगा, और उसके बाद उन्होंने इसको कहीं चैलेंज नहीं किया, यानी कि इंक्रीमेंटिंग एविडेंस कोर्ट के रिकॉर्ड की फाइल पे नहीं आए। और जो दुकान से अन्य संबंधित प्रॉपर्टी की जो अरेस्टमेंट के मैटर थे वो बार बार अगला दिन भी दिया गया इसके लिए बहस के लिए, लेकिन SP जज्जर उसकी कॉपी भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जिसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली एक्यूज्ड को मिलना तय था।
तो एक बहुत बड़ा उन्होंने उठाया और बारीकी से देखा कि जब ये वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में थी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का एक गैप ऑफ टाइम था। उस टाइम में आईपीएस लेवल के जांच कर रहे थे, तो क्या कारण था कि इतने लंबे समय के बाद जब वो वाकई अगर हैरेस थे तो उन्होंने इस पर एफआईआर क्यों नहीं कराई, वो इस इन्वेस्टिगेशन में क्यों शामिल नहीं हुए, जबकि जिनको प्रोवोक करने के एलिगेशन थे वो खुद कंप्लेनेंट बन के आ रहे हैं। यानी कि जो एक्स एमएलए की तरफ से पक्ष सिस्टमेटिक रखे गए वो बिल्कुल उन्होंने सिस्टम पे डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रॉपर किए, लेकिन जो इसमें विक्टिम थे, विक्टिम ने कहीं भी सिस्टम में अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दिया, जिसका बेनिफिट एक्यूज्ड को जाना तय था। दूसरी चीज़ ये आई कि इसमें जांच एक एफआईआर नंबर पे जाते हैं हम, यानी कि 2 साल पहले 19 में एफआईआर नंबर 15, यानी कि जो वो दबाव दे के गन पॉइंट पे उन्होंने कहा मेरे हस्ताक्षर करके मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, उसकी जांच एसडीएम ने खुद कैंसिलेशन रिपोर्ट उस पर तैयार की और आईपीएस लेवल की उसमें इंक्वायरी हुई। और जो अंतिम महीनों में 8वें महीने में 2012 में वो रिपोर्ट एसडीएम के हवाले से भी हुई, उस रिपोर्ट का भी बार बार जिक्र किया गया। तो इसमें ये सवाल ये उठता है कि यदि वाकई कोई हरेसमेंट थी, कोई डायरेक्ट एविडेंस थे, तो क्यों जो पीड़ित थे उन्होंने आईपीएस जैसे लेवल के जांच अधिकारी, एसडीएम जैसे अथॉरिटी इस पर जांच कैंसिलेशन रिपोर्ट देती है तो उन्होंने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया। यानी कि अगर वो फोर्सफुल सेटलमेंट था तो उन्होंने उसकी अपील क्यों फाइल नहीं की। तो ये भी उन्होंने एक इसमें चीज़ें ली हैं। और जो 26/12 को ऑडियो वायरल थी, तो ये इंक्रीमेंट जो एविडेंस हैं ये बहुत दूर तक फाइल पे नज़र नहीं आए। लैक ऑफ म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन कैसे, प्रॉपर्टी की म्यूटेशन अजय के माँ से अजय को गई या एक्स एमएलए को गई, वो चेन सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट भी कहीं पे फाइल के रिकॉर्ड पे नहीं दिए गए। और जो कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्ट थी एसडीएम की, वो भी कंफर्मेशन, यानी कि उसकी कॉपी भी जज साहब को अवेलेबल नहीं हुई। और कोई रिटर्न इस तरह का अगर कोई डिसीज के पास था तो कोई आईओ जो खुद इसमें डीएसपी लेवल के अधिकारी भी थे और वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे थे, तो उन्हें ये स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स, ये उनके लिए डेंजरस चला गया। और दूसरा है जो प्रोसिक्यूशन जो है वो हाईलाइट नहीं कर पाया अपनी बेल में कि हमें एक्यूज्ड का इंटरोगेशन चाहिए, यानी कि जो कागज़ मेरे से ज़बरदस्ती साइन किए हैं वो एक्यूज्ड की कस्टडी में है और उसको इंटरोगेशन करके रिकवरी के लिए हम उसके प्रेजेंस चाहिए। कहीं भी बेल में उनकी आवश्यकता लिखी नहीं गई कि हमें एक्यूज्ड को रिमांड पे इसलिए चाहिए कि हमें उनसे फलाना रिकॉर्ड लेना है या फलानी जानकारी लेनी है। इसका भी बड़ा बेनिफिट एक्यूज्ड को गया है और वो ये साबित नहीं कर पा रहे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक केस फिट ट्रायल के लिए है। तो ये एक क्लू उन्होंने जो छोड़े उसमें, और जो बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स जज साहब ने दिए हैं वो दिए कि ये पहले एमएलए रह चुके हैं, वेल सेटल्ड इन द सोसाइटी। और जो पुराने जो केस 10-12 लोगों के बयान भी पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा कि इसी तरह से कहीं कोई पकोड़े की दुकान थी चौक पे, वो खाली करके चले गए, 10-12 लोग संपत्तियां छोड़ के चले गए और एक बाप जी की इमेज की तरह उनकी रखने की कोशिश की कि शहर में इनका एक आतंक है, लेकिन वो मोडस ऑपरेंडाइज कहीं भी इस केस से रिलेवेंट नहीं थे। और पॉलिटिकल वेडेंटा इसमें बताया गया कि यदि मेरे अक्यूज्ड को अगर बेल नहीं मिली तो इतने केस इन पर लाद दिए जाएंगे तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसों का शिकार हो जाएंगे, जो फेयर इन्वेस्टिगेशंस में एंटिसिपेशन करने के लिए अक्यूज्ड हम वो उस कंडीशन में भी नहीं रहेंगे। तो बैलेंस ऑफ कन्विंसिंग यहाँ पे रूलिंग पार्टी के जो डिसीज थे उनके और जो अपोजिट पार्टी के थे वो कोर्ट ने कहीं ना कहीं करने की कोशिश की है। और इसमें ये भी फेल रहे हैं प्रोसिक्यूशन के सोर्स ऑफ पॉइजन, यानी कि जो उन्होंने जहरीला पदार्थ निकला वो कहाँ से आया और उसका भी कोई डिटेक्शन वो नहीं दे पाए। और ऑडियो की जो स्क्रीनिंग थी कि भी ऑडियो किसने रिकॉर्ड किया, उनकी क्या मेलाफाइड इंटेंस उसके पीछे थी, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ से वायरल हुआ किस सोर्स से हुआ, और उसकी टाइमिंग कहीं भी मैच नहीं कर रही थी। और इसी तरह से इन्होंने कहा कि इस परिवार में सुसाइडल टेंडेंसी है, साहिल नाम के एक लड़के इसी परिवार ने टेंडेंसी की थी। तो इसी तरह से इसमें हेरिडिटरी इनमें कुछ इसमें परिवार में दिक्कत है कि सुसाइड टेंडेंसी की तरफ ये लोग जाते हैं।
तो इसी तरह से लाइफ एंड लिबर्टी की एक ये रेमेडी इस तरह से ग्रांट की गई। और इसमें जो मेन चीज़ है, रमनदीप वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और हरभजन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट की 2 अथॉरिटियों का हवाला दिया गया। और जो सरकार ने केस को गंभीर बनाने के लिए संजीव बाल्यान मृतक के घर आए और कई बीजेपी के बड़े लीडर आए। उन्होंने कहा शहर में ऐसा न्याय होगा कि देखते रहेंगे, और दबाव में पुलिस पे कहीं ना कहीं जो इसमें एक्सटॉर्शंस का जो रेमेडी 384 जो ऐड की गई, वो कहीं कहीं दावा उल्टा पासा पलट गया। कारण ये था कि यदि 306 और 34 होती तो निश्चित तौर पे इसमें एंटिसिपेटरी बेल मिलनी नामुमकिन थी। लेकिन जो कि कंटेंट मैं आपको बताता हूँ कि पुटिंग एनी पर्सन इन फियर और हर्ट, और किसी प्रॉपर्टी के लिए डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और डिलीवरी ऑफ एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि जिस प्रॉपर्टी से एक्सटॉर्शन था उस प्रॉपर्टी की डिटेलें जब कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं होंगी तो कौन सी प्रॉपर्टी के लिए एक्सटॉर्शन, वो जो प्रोसिक्यूशन को जो चेन जोड़नी होती है इवेंट के साथ, वो चेन इसमें गायब थी। और यदि उस मृतक का बेटा इसमें और पावर ऑफ अटॉर्नी लेके डाइस पे खड़ा होता तो उनको फैक्ट और सर्कमस्टांसिस का अदर लॉयर्स से ज़्यादा उनको उनकी जानकारी फैमिलियर होते, लेकिन वो खाली इसमें पीछे रहे। इसका भी एक नुकसान उन लोगों को हुआ है। तो इसी तरह से ये एफआईआर नंबर जो है 18 दर्ज हुई थी, इसमें जो ये एक्स्ट्रा सेक्शंस लगाए गए, इनका बेनिफिट कहीं ना कहीं एक्यूज्ड को मिला, क्योंकि सुसाइड के तो सीधा ऑडियो से जुड़े हुए थे, सर्कमस्टांसिस को भी एक्सप्लेनेशन ये फैमिली के लॉयर खुद खड़े होकर कर सकते थे, लेकिन ये बेनिफिट इसीलिए उन एक्यूज पार्टी को गया है। और इसमें जो रिलीफ दिया गया है, रिलीफ में ये क्लियर कहा गया है कि 1 किलोमीटर जो मृतक उसके घर के दायरे में एक्यूज कहीं दिखाई नहीं देगा, और इनको एसआईटी या जो इन्वेस्टिगेशन वो तुरंत इनको ज्वाइन करनी होगी, जिसका नतीजा है कि हर दिन अब XMLA थानों के चक्कर लगा रहे हैं और ख़ुद नोटिस कर रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया जाए। यानी कि जो अंडरग्राउंड से और वो सामान्य जीवन में आए हैं तो उन पे इतनी कंडीशंस लगाई गई हैं कि, और एक और पॉइंट उन्होंने कोर्ट ने बड़ा हाईलाइट किया है कि जो प्रॉपर्टी से जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, वो किसी एक्यूज्ड की पर्सनल कस्टडी में नहीं है, उनको आईओ इन्वेस्टिगेशन में ले। और यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया होने के कारण थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस का कोई कॉज नया इसमें क्रिएट कर दिया यदि कंप्लेनेंट साइड में, तो बेल रिजेक्ट भी हो सकती है। और बेल की अपील में बहुत गुंजाइश है कि ये बेल कैंसलेशन की तरफ चला जाए, तो इसको इक्विटल कहीं ना समझा जाए कि ये सत्य की जीत है या ये हमारे इनोसेंस होने का कोई प्रमाण पत्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड, प्रोसिक्यूशन की जो खामियां हैं, फ़िलहाल उसी का एक्यूज्ड को एक लाभ मिला है। ये एक तरह से प्रिवेंटिव टेम्परेरी इंजेक्शंस की तरह कहेंगे कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं लाइफ लिबर्टी के, और जो एलिगेशंस हैं और जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं, उनको बैलेंस करके उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। और ये जो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जगदीश मृतक हैं, तो इस परिवार के पास सारे संसाधन होते हुए, सारे रिसोर्सेज होते हुए, इन्होंने समझौते पे ऑडियो वायरल के अगले दिन जो इनके खिलाफ कंप्लेंट थी, इन्होंने समझौता क्यों किया? यदि समझौता किया तो जो वो कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट था उसको उन्होंने आगे कंटिन्यू उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? यानी कि पेपर वर्क पे ये बहुत ही कमज़ोर नज़र आए। तो इसमें कंप्लेनेंट पे जो हैरेसमेंट के डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं हुए, तो इसका सीधा सा बेनिफिट आज उस एक्यूज्ड को गया है। लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए और फर्दर ट्रायल के लिए बेल को कहीं ना कहीं कस्टडी के बाद भी जज को बेल देनी होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्यूज्ड के कहीं पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और एक रजिस्टर्ड पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं, उनके भागने की, देश छोड़ने की गुंजाइश नहीं है, वो खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं। तो ये जो ट्रायल होगी, ट्रायल में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी इस पीड़ित परिवार को मिलेगी। और यदि प्रोसिक्यूशन इसी तरह गलती करता रहा तो ये खामियाजा उस परिवार को मिलेगा, क्योंकि जो एविडेंस इसमें जो किस प्रॉपर्टी को लेके इन पे हैरेसमेंट थी, एप्रीहेंशन के पीछे क्या चेन ऑफ सीरीज़ थी, क्या म्यूटेशन थी,
क्या उसमें जो इंडिपेंडेंट वो विटनेस थे, और ऑब्जेक्टिव फोर्सफुल गन पॉइंट पे सेटलमेंट कराने का जो प्रॉपर्टी थी पहले, जो अजय की मां के नाम से इस परिवार से खरीदी गई, उनका क्या उद्देश्य है, वो ऑब्जेक्टिव उनको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके उनका पक्ष इसमें भारी होगा। तो ये एक बेटर एग्जाम्पल निकल के आया है कि भले ही रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर हो, कोई भी कैसे भी सर्कमस्टांसेज हो, लेकिन कानून की नज़र में आपकी लाइफ लिबर्टी सर्वोपरि है। और बैलेंस सत्ता भले ही एक तरफ हो और पीड़ित का पक्ष के लिए ट्रायल एक स्टेज है, उससे पहले एक्यूज्ड को ये प्रोएक्टिव एक रेमेडी उनके हाथ में, तो उन्होंने उसको बड़ी टाइमिंग के साथ यूज़ किया और जिसका उनको बेनिफिट मिला। इसके अगले अपडेट के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। ये जो हमारा एनालिसिस है, इसको जो लीगल बैकग्राउंड के आदमी हैं वो अच्छी तरह समझ पाएंगे। और कोर्ट एक दिन में एक स्टेज पे ये फाइनल डिसीजन नहीं देती, उनके स्टेजेस होती हैं और उनको दोनों पक्षों को सुन के एक राय और एक नतीजे पे पहुंच के खुद जस्टिफाइड रीजन ऑर्डर देना पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्लू ये है कि जो वो फ़ोन से रिकॉर्डिंग हुई ऑडियो की, वो जगदीश के खुद के फ़ोन से नहीं हुई, किसने की थी वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है, उसी का बेनिफिट एक्यूज्ड को गया है। इसमें जो भी आपकी राय कमेंट्स है वो ज़रूर डालें। और इस तरह के मोटिवेशनल एनालिसिस वीडियो हमें खुशी होगी आपके साथ शेयर करने में, जब इस तरह के टॉपिक कंटेंट्स आप हमें सजेस्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट तक के लिए। तब तक जय किसान, जय भारत।